पगड़ी बना लेनी करनी, सिगरेट लगा लेना करना कि किसी को ये ना पता चले कि औरत पैदल चल के जा रही है। और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने जैसा मेरा ब्रॉटअप किया शायद मेरे वालिद ना ऐसा कर सकते। मेरे को तो पहले ही पता था, तो मैं आज यहाँ पे ना होती, मैं भी गाँव में गोबर लगा रही होती। तो मैंने यूं उसे देख के इधर देखा तो गाड़ी में अम्मी नहीं थी, मैंने जब इधर देखा तो अम्मी ने उसको नीचे लिटाया और उसको मार दी। कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे आए, ना कि तुम किसी के पीछे जाओ। तो वो सिर्फ मेरे लिए ही वालदा नहीं थी, वो इंडस्ट्री के बहुत से लोगों के लिए एक माँ का ही दर्जा रखती थी। कभी डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। तो माँ सब जानती है के टॉपिक के साथ आज हाजिर हुई हूँ। और जैसे सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ही एक इमोशनल टॉपिक है। तो कल मेरी बेटी के स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया और वो लीड कर रही थी अपना जो भी उनका कोरस था, और पीछे बैकग्राउंड पे सॉन्ग चल रहा था कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। तो माँ को बताने की ज़रूरत पेश आती ही नहीं है। माँ को पता होता है कि अंधेरे से मेरा बच्चा डरता है। कौन सा बच्चा है जो अंधेरे में अकेला बेबाक हो के आगे चला जाता है? कौन सा बच्चा है जो रोशनी में भी किसी चीज़ से डर जाता है? तो मैं अगर अपने साथ रिलेट करूं, अपनी मदर का रिलेशनशिप कैसा रहा। मैं 7.5 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई, और बस उसके बाद मेरा अपनी माँ से प्यार की सफ़र का आगाज़ हुआ। जैसे भी डिस्कस किया गया कि माँ ने कहा कि अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी, मेरी भी अपने फादर के साथ बहुत अटैचमेंट थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो चले जाएंगे। वो चले गए तो वो रात मेरे लिए रियलाइजेशन की थी कि मेरे पास अब सिर्फ जो बचा है तो वो सिर्फ माँ है, क्योंकि कोई बहन भाई और भी नहीं था। और उसके बाद से फिर माँ ने अपने आंचल में समेटना शुरू किया, तो पता चला कि कितना बड़ा आंचल है माँ का, कि जिसका साया कहीं ख़त्म नहीं होता। मैं दुनिया में जहाँ जाती हूँ तो उनके आंचल का साया मेरे ऊपर रहता है। और जब आप रात को थक के गिरते हो बिस्तर पे, तो माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आप कितने थके हुए हो। और जब आप टूट चुके होते हो इस दुनिया में, लोगों के रवैयों से, मुश्किलात से, आजमाइशों से, परेशानियों से, तो आपके आंसू तकिए नहीं समेट सकते जिस तरह से माँ संभाल सकती है आंसुओं को। तो मैंने जैसे बताया कि फादर की डेथ हो गई। उसके बाद मरहला दरपेश आया। 5th स्टैंडर्ड तक तो मैं अपनी मदर के स्कूल में ही थी, अपने गांव के स्कूल में थी, और वहाँ पे मेरी मदर थी, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी और टीचर भी थी, क्योंकि वो सिंगल टीचर थी और वो 5 क्लासेस को संभालती थी। उसके बाद मरहला दरपेश आया कि जो नियर बाय टाउन या सिटी है वहाँ पे मुझे एडमिशन लेना था 6th स्टैंडर्ड में, और वो कोई 1 से 1.5 घंटे की मुसाफिर पे था। और गांव में कोई बच्चे भी नहीं थे खास के किसी सवारी का इंतज़ाम किया जा सके, कोई रिक्शा या कोई भी सवारी टांगा या कुछ इस तरह की चीज़ें तो कुछ अवेलेबल नहीं था। और मुझे इतना फासला करके जाना पड़ता था, और मैं एक इकलौती बेटी थी तो बहुत लाडली थी। मुझे बुखार आना शुरू हो गया। फिर मेरी मदर गई उस स्कूल में और वहाँ पे कहा कि मैं अपनी बेटी को खुद घर तैयारी करवाऊँगी, और ऐसी तैयारी करवाऊँगी कि शायद आप भी भूल जाएं कैसी इसकी परफॉर्मेंस होगी। और फिर मुझे कुछ अरसे के लिए उन्होंने घर में रखा, तैयारी करवाई, मैं एग्ज़ाम्स में अपीयर हुई। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उस टाउन में किसी ऐसी बच्ची ने पोजीशन ली थी जो किसी भी विसिनिटी के गांव से आती थी। हमेशा उस शहर की बच्चियां जो हैं वही पोजीशन लेती थी। बहरहाल मैं ज़्यादा देर इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकी। मेरी वालदा की सेकंड मैरिज हो गई और उनको मूव होना पड़ा, दोबारा से रिलोकेट होना पड़ा, और फिर दोबारा से एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसमें माँ भी मेरे पास नहीं थी। और बहुत ही मेरे लिए इमोशनल सफ़र रहा ज़िंदगी का। और तब मेरे सामने अगर कोई एक लफ्ज़ भी बोलता था ना कि माँ ये है, तो मैं रो पड़ती थी, क्योंकि मेरी माँ सब जानती थी कि मैं कितनी सेंसिटिव बच्ची हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे साथ कुछ हादसात गुजर गए। मेरी माँ फ़ोन करके सुबह दोपहर शाम बताती थी मेरी नानों को कि इसको इस टाइम ये वाला शरबत बना के देना है, इसको दूध सोडा देना है या मिल्क शेक देना है, क्योंकि वो सब जानती थी। उसके बाद फिर ऐसा ताल्लुक़ उनके साथ रहा कि आज तक है।
बात करने से पहले, बोलने से पहले, जैसे अभी किसी ने कहा कि हेलो से ही पहचान लेती हैं कि आप परेशान हैं या नहीं, मेरी माँ को हेलो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा अगर कोई छोटा सा पॉज हो तो उनको पता चल जाता है कि कोई कहानी पड़ गई है और इसकी इस टाइम पे ये फीलिंग्स चल रही हैं। उसके बाद जब मैं खुद माँ बनी, मैं माँ की बात को दोबारा से कोट करूँगी कि सेल्फ रियलाइजेशन आपको तब आती है, माँ के रिलेशनशिप के साथ एक रिन्यू हो जाता है आपका रिलेशनशिप कि माँ जो है वो हमारी कायनात क्यों है, वो क्यों हमें अच्छी बातें बताती थी और बुरी बातों से रोकती थी, क्योंकि वो तो सब कुछ जानती थी। सबने बहुत 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 अच्छा बताया अपनी अपनी मदर के बारे में, और थैंक यू नुमान कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे ये बुलाते हैं और अपना अपना इजहार ख़याल करने का मौका देते हैं। ऐसे मैंने आज तक कभी प्लेटफॉर्म देखा ही नहीं। सब ने कहा कि जेन्युइनली माँ को रोज़ सल्यूट होना चाहिए, और हर मदर अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट करती है, और मेरी अम्मा ने भी बहुत 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 ज़्यादा एफ़र्ट की। पिछले मैंने बताया था कि मैं 80s की हूँ ना, तो कन्वेंस नहीं होती थी, आर्मी पब्लिक में जाती थी। अम्मा सुबह फजर के वक्त उठती थी, हमारा खाना बना के पैदल हमें स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर वापसी पे खाना बना के जाके फिर पैदल हमें लेने जाती थी दोनों बहन भाइयों को। मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं और हम 3 बहनें हैं, और मैं आज अगर इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ या इस लेवल पे हूँ तो सिर्फ अम्मी को देखा है। और सब ने बताया कि सबकी माएँ वाकई जानती हैं, और हमें लगता है कि अम्मा को तो इल्हाम होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मी ने कभी दुपट्टा अच्छा ना लेना, बड़े बड़े शॉल्स लिया करते थे स्कूल जाते वक्त ना, बचपन से ही स्कार्फ और दुपट्टे। तब नहीं समझ आती थी कि अम्मी ये क्यों कहती हैं दुपट्टा सही करके लो। तो अब जब अपनी बेटियां हुई हैं ना तो एहसास हुआ है, उनको जब बताती हूँ, अच्छी बुरी की तमीज़ सिखाती हूँ। माँ को बड़े बड़े डर होते हैं, बड़े बड़े खौफ होते हैं, उन चीज़ों से बचाने के लिए, दुनिया की पता नहीं किन किन चीज़ों से बचाने के लिए माँ की कोशिश होती है कि अपने बच्चे को छुपा के बस अपने साथ लगा के रखे, क्योंकि वो तो उसके जिस्म का एक हिस्सा होता है। अबू की टांग टूट गई तो अम्मी क्या करती थी, अम्मी ना गांव है ना सीधा वाली गांव सियालकोट में, तो बहुत वीरान सुनसान, तो अम्मी लाहौर आती थी ट्रैवल करके। फिर रात को अम्मी ने ना वो पगड़ी बना लेनी करनी, सिगरेट लगा लेना करना कि किसी को ये ना पता चले कि औरत पैदल चल के जा रही है। और कितने कितने माइल्स अम्मी ने सियालकोट शहर में पैदल जाना करना, पैदल वहाँ से आना करना, रात लाहौर से माल लेना करना, घर जाके सही रात स्टिच करना, अब्बू की शॉप पे, अब्बू की टांग टूटी हुई थी वहाँ पे देना करना। बुटीक आहिस्ता आहिस्ता बन गया। पूरे गांव की औरतों को अम्मी ने स्टिचिंग माशाल्लाह से सिखाई। तो उस वक्त नहीं पता था कि काम क्या होता है, या स्ट्रॉन्ग होना क्या होता है, या दुनिया क्या होती है। शादी के बाद जब ज़िंदगी एकदम आपकी बदल जाती है ना, फिर पता चलता है यार ज़िंदगी तो ये है, वो तो कुछ नहीं था। आपको पेट में दर्द है, अच्छा सो जाओ, आपकी तबीयत ख़राब है, अच्छा सो जाओ। माँ सारी चीज़ें कर लेती थी और माँ को पता होता था। 8th क्लास में एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगी। मुझे आई वॉज इन्वॉल्व समवेयर ना, तो मैंने कहा अच्छा अम्मी जब पढ़ते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो अम्मी कहती हैं हाँ सब कुछ मिल जाता है, जो डिमांड करोगी, जो विश करोगी तो आई विल गिव यू। तो अम्मी को पता था कि इसने मुझसे क्या डिमांड करनी है, क्या कौन सी विश को कहना है। तो जब मैंने टॉप किया 27 स्कूल्स में, तो मैंने आके अम्मी से कहा जी अम्मी। अम्मी कहती तुम्हारे बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे आए, ना कि तुम किसी के पीछे जाओ। अब अम्मी को अंदर की बात तो पहले ही पता थी, मेरी बेटी के रंग ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने अपने मुंह को दबा के रखा, मैंने वो बात अम्मी से शेयर नहीं की। अगर वो मैं बात उस दिन अम्मी से शेयर कर लेती अपनी दिल की, अम्मी को तो पहले ही पता था, तो मैं आज यहाँ पे ना होती, मैं भी गाँव में गोबर लगा रही होती। तो मेरी अम्मी की स्ट्रिक्ट जर्नी थी कि आई एम अ हार्ड वुमन टुडे, कि मैंने बताया कि मैं माशाल्लाह सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक पढ़ाती रहती हूँ। लोग मुझे कहते हैं यार तुम पागल हो। तो मेरी अम्मी भी ऐसी थी, रात को चारपाई बना लेनी, किसी को देखना। पहले वाले ससुराल बड़े स्ट्रिक्ट होते थे ना, टॉन्ट करते थे, सिखाते नहीं थे। मदर इन लॉज भी, दादो जान भी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो कॉपरेशन भी नहीं था। ताया लोग एजुकेटेड थे, उनका भी अम्मी अब्बू बाहर होते थे, तो अम्मी को सपोर्ट नहीं था। अम्मी ने अच्छा देखना है चारपाई है, सुबह दादो ने कहा अब बनानी है सवेरे, अम्मी ने क्या करना है, एक पहले उसे दोबारा उसे खोलना है, फिर सीखना है। अम्मी ने सुबह सबके उठने से पहले चारपाई बना। फिर अम्मी ने कपड़े कैसे सीखे कि अम्मी ने कपड़ा सिला हुआ पहले खोला है और अपना उसके ऊपर रख के काट के अम्मी टेलर्स खुद ब खुद बन गई हैं। तो माँ सब कुछ कर सकती है, माँ वाकई बाप भी बन सकती है। जी रबिया वकार साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। अपनी मदर के साथ इस इवेंट को ज्वाइन करने तशरीफ़ लाई हैं, माशाल्लाह क्लैप करें जी। बहुत अजीम माँ की बेटी हैं और ख़ुद भी बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, IT एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं माशाल्लाह। It's really nice to meet you all.
एंड आई थिंक इस तरह के मीटअप्स, हेल्दी मीटअप्स होने चाहिए। और इतना खूबसूरत टॉपिक माँ का टॉपिक है जिसको आई थिंक आई वुड नॉट हैव इनफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो मैं सबसे पहले तो अपनी मामा का जितना थैंक यू कहूँ, शी इज़ जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी डजंट लुक लाइक माई मम एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिग कॉम्प्लीमेंट। तो इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत मारा हुआ है मुझे पढ़ाई के टाइम। उफ, आई डोंट इवन वांट टू रिकॉल 8 आवर्स मुझे पढ़ाती थी, जबकि मेरी क्लासमेट्स जो थी वो 3 आवर्स 2 आवर्स में उनसे जाके पूछती थी कि आपकी मामा कितना पढ़ाती है। बस हम तो एक दिन में पढ़ते हैं 1 घंटा, दैट्स इट, नथिंग। सो मैं मामा से कहती थी, मामा आप मुझे 2 डेज फर्दर भी जो लेसन होते हैं आप मुझे पहले करवा देती हो, जबकि क्लास अभी पिछले चैप्टर में होती है, आप मुझे 2 चैप्टर्स पहले प्रिपेयर करवा देती हैं, वाई? इतना सुन क्यों? Then she used to say that, Rabia, you have to stand out, you have to be unique, you have to be different than others. तो उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आता था, बट नाउ आई कैन रिकॉल, और मुझे अब समझ आता है कि ये क्यों ज़रूरी था। Now I am like I was just 20 when I hired by the IT company, number 1 IT company of Pakistan, NetSol Technologies. और जो मेरे साथ हायर हुए दे वो 50+, 40+, सो उस टाइम मुझे हुआ। और नाउ आई एम लीडिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स विच आर इनफ लाइक डबल ट्रिपल एल्डर देन मी। सो जब मैं उनको लीड कर रही होती हूँ तो मुझे वो फीलिंग आती है, येस नाउ आई एम स्टैंडिंग आउट। तो ये जो फील है ये बहुत अच्छी होती है, जस्ट इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन उर्दू बिकॉज आई एम इंस्पायर्ड फनमान वाले। सो आई कैन स्टिल रिकॉल द वेलिंग ऑफ माई नानो। She was in politics and very strong personality. मुझे याद है कि वो अपनी लास्ट के डेज में रो रही थी अपने रूम में अपनी माँ को याद करते हुए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि माँ की कमी जो है वो कभी भी कोई भी पूरी नहीं कर सकता किसी भी उम्र के हिस्से में। असद कैफ़ी साहब के भाई हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये मुखलिस हैं। तो हसन कैफ़ी साहब फिल्म स्टार चकोरी साहिबा के बेटे हैं, तो क्लैप करें। आज उन्होंने बुक स्टूडियो का रुख किया है, अपने ख्यालात के इज़हार करें। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया इधर। दूसरा बिल्कुल ये सरप्राइजिंग था कि मुझे कुछ बोलना भी इधर, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि कुछ कहना पड़ेगा। जी नहीं, वालदा के बारे में जो भी यहाँ पे माँ के ऊपर जो बात की गई है उसमें तो रिपीट ही बातें हैं, लेकिन मेरा अपनी वालदा के साथ इसलिए एक्सपीरियंस डिफरेंट है आप सब लोगों से, क्योंकि मेरी वालदा सिंगल पेरेंट थी जब उन्होंने हमारा ब्रॉटअप किया। तो व्हेन आई वाज 7 मेरे पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था। तो उस टाइम मुझसे पूछा गया अदालत में कि आपने माँ के साथ रहना है या वालिद साहब के साथ रहना है। तो मैंने चूज़ किया कि मैंने वालदा के साथ रहना है, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने जैसा मेरा ब्रॉटअप किया शायद मेरे वालिद ना ऐसा कर सकते। तो मुझे पहली दफ़ा उनका 2 नवंबर को 2010 में इंतकाल हुआ था। तो 5 नवंबर को मुझे उनकी शिद्दत से इसलिए याद आई कि मैं सर्दी थी हल्की हल्की, तो मैं घर से निकला तो उनकी अक्सर पीछे से आवाज़ आती थी, भाई कुछ पाला है। तो उस दिन मुझे वो आवाज़ नहीं आई, तो मुझे उस दिन बड़ा फील हुआ कि यार अब जो है ना वालदा नहीं है। तो उन्होंने जितना नाम अपना इंडस्ट्री में बनाया, इंडस्ट्री में भी लोग उनको माँ जी कहते थे, सारे फिल्म इंडस्ट्री में भी सब उनको माँ जी ही कहते हैं। तो वो सिर्फ मेरे लिए ही वालदा नहीं थी, वो इंडस्ट्री के बहुत से लोगों के लिए एक माँ का ही दर्जा रखती थी। तो इससे ज़्यादा तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, शायद मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा। तो आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें करनी, मेरे ख्याल से ये इनफ है। एक वो है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव थी हमें लेके ना, और उनकी एक बहुत फेमस फिल्म थी मौला जट, जिसमें उनका दारुन रत्नी का रोल था, जो अब उमैमा मलिक ने लेटेस्ट वाली में किया। जी, तो वो ओल्ड में मेरी वालदा ने किया। हाँ, ओल्ड वन को सी ओके। तो वो मेरे पेरेंट्स जो है उसमें पेयर में भी थे, हीरो हीरोइन भी थे, वालदा के साथ मेरे वालिद भी थे हीरो। जी, वो ना थिएटर एक उमर शरीफ साहब के साथ कर रही थी लाहौर थिएटर में ना। तो वो बहुत गुस्से में आती थी अगर मुझे कोई कुछ कह देता था। तो हम लोग गाड़ी से निकले जब शो खत्म हुआ, तो मैं छोटा था उस टाइम। तो उस वक्त ना ऑडियंस इकट्ठी हो जाती थी एक्टर्स को देखने के लिए कि अब शो खत्म हुआ है, लोग निकले, एक्टर्स निकलेंगे, मुझे देखेंगे। तो हम निकले तो एक रिक्शे वाले ने जानबूझ के गाड़ी के आगे ना अपना रिक्शा खड़ा कर दिया कि वो अम्मी को ना काफ़ी देर वहाँ पे ब्लॉक करे और लोग देख सकें। तो मैंने उसको कहा कि ना यार आगे करो रिक्शा। तो उसने मुझे कोई बदतमीजी से बात कर दी मेरे से। तो मैंने यूँ उसे देख के इधर देखा तो गाड़ी में अम्मी नहीं थी। मैंने जब इधर देखा तो अम्मी ने उसको नीचे लेटाया और उसको मार रही कि तेरी जरूरत की भाई मेरे पोता ना इस तरह गल करेगी। तो वो जी वो उनका फिल्म्स में भी यही रोल होते थे, वो रियल लाइफ में भी कुछ इस तरह की हो गई थी मौला जट के बाद। तो बहुत सी मेमोरीज हैं उनकी। तो अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे, और जिनकी वालदा जिंदा हैं आप उनकी ज़रूर खिदमत करने में टाइम दें। मैंने अपनी वालदा को बहुत टाइम दिया,
मैंने उनकी बहुत खिदमत की, उनकी हॉस्पिटल में भी जब वो थी मैं बहुत खिदमत की उनकी, और मुझे अभी भी लगता है कि कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग के जिनकी वालदें ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, जो जिनकी वालदें नहीं हैं अल्लाह ताला उन सब की वालदाओं को जन्नत में जगह दें।